पहले निवेश का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो म्यूचुअल फंड नए युग के निवेश का सबसे कामयाब तरीका है। अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश करते हैं तो इसमें रिस्क यानी जोखिम बहुत ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने पर जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न भी शानदार मिलता है। चूंकि आपका पैसा प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, ऐसे में बाजार में होने वाली हलचल का लिमिटेड असर आपके इन फंड्स पर होता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि नए निवेशकों को शुरू में कम रिस्क लेना चाहिए। ऐसे में लार्ज कैप फंड्स एक अच्छा विकल्प होते हैं। तो आज हम ट्विंकल जैन, जो हमारी पहली एक्सपर्ट हैं, जो लीड रिसर्चर हैं IIFL सिक्योरिटीज से, उनसे जानेंगे लार्ज कैप फंड्स में प्रदर्शन के बारे में। कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में लार्ज कैप फंड्स का प्रदर्शन, किस टाइप के निवेशक लगाएं लार्ज कैप फंड्स में, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ट्विंकल, बहुत बहुत स्वागत आपका। ET बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, इस खास शो में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बताएं कि लार्ज कैप फंड जो है उसमें जो कहा जा रहा है कि रिस्क जो है वो थोड़ा कम होता है, तो ये क्यों होता है, जरा बताएं आसान भाषा में कि आखिर लार्ज कैप फंड्स होते क्या है और रिस्क यहाँ पर कम क्यों होता है। थैंक यू प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। लार्ज कैप फंड, जैसे आपने बराबर कहा, नए निवेशकों के लिए है जिसमें आपको कम से कम रिस्क मिलता है। लार्ज कैप फंड टॉप 100 जो 100 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसका मतलब कि आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसमें रिस्क कम है। ये नए निवेशकों के लिए और जिनको एकदम स्टेबल रिटर्न की जरूरत है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। लार्ज कैप फंड जो हमारी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आई है, PLI स्कीम्स आई है, चाइना प्लस जो हो रहा है पूरी दुनिया में, इससे इंडिया को बहुत ही फायदा होने वाला है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है, आज हम 3 ट्रिलियन के इस इकोनॉमी पे बैठे हैं जिसका एक्सपेक्टेशन है कि वो 5 ट्रिलियन होगी। अगर ये 5 ट्रिलियन होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लार्ज कैप कंपनीज पे पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनीज आगे उसके बढ़ने के और ज्यादा बहुत ही बड़ा उसको स्कोप है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वालों को ऑफ कोर्स इक्विटी है तो रिस्क होगा, बट वहां पे प्रोफेशनल्स है जो आपका पैसा संभाल रहे हैं। उसी के वजह से आप आगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आपको उसमें रिस्क कम मिलेगा, उसमें जोखिम कम मिलेगा। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के साथ साथ जो दूसरी कंपनी जो लीडर्स है, बेसिकली हर इंडस्ट्री में जो 2-3 कंपनीज लीडर होती है वो ये लार्ज कैप में ही बिलोंग करती है। तो इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने नहीं मिलेंगे। आपको रिटर्न स्मॉल और मिड कैप में भी मिल सकता है, बट जितना उतार चढ़ाव उसमें देखने मिलेगा उतना इसमें देखने नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही सेफ है। लार्ज कैप कंपनीज में प्रोफेशनल्स है जो आपके टॉप 100 कंपनीज में से उनका बास्केट बनाते हैं, जो 35 कंपनीज होती है या 40 कंपनीज होती है या 45 कंपनीज होती है, तो उसके ऊपर रिसर्च करके वो उन्हें चुनते हैं। इसी के कारण आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है एडजस्टेड फॉर रिस्क। तो लार्ज कैप कंपनीज में मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगी, जैसे रिलायंस है या TCS है, इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है, 15,000 करोड़। यही आप अगर कंपेयर करें ग्लोबल टॉप 10 कंपनी से, तो उनका 231, 178, 200 के ऊपर, 150 के ऊपर उनका मार्केट कैप जाता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इंडियन कंपनी में बहुत ज्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। तो ये जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें से भी रिसर्च के बाद चुनी हुई जो कंपनीज है वो आपको आगे और फायदा देने का पोटेंशियल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रदर्शन की तो बहुत से लार्ज कैप फंड जो हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है या खराब रहा है, तो इसकी क्या वजहें होती हैं? हाँ, अगर आप लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखें तो उसका रेंज एवरेज रिटर्न है 30
13 to 14%। ये लास्ट 10 साल की बात कर रही हूँ मैं। इसमें अगर आप आउटलायर्स देखें, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और सबसे खराब भी नहीं बोल सकते उसे, वो 16% सबसे ज्यादा है और सबसे खराब 10 से 11% है। आप 11% को खराब नहीं बोल सकते, राइट? तो लार्ज कैप कंपनीज इनवेरिएबली आपको खराब परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, 10 से 11% देगी। और जो नए युवक है या जो नया इक्विटी मार्केट को समझना चाहते हैं, उनके लिए लार्ज कैप कंपनीज एक स्टार्टिंग पॉइंट है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज आप इतना उतार नहीं देख पाओगे अगर वो स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज को देखे। इसमें आपको 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न वो ही रेंज में मिलता है, बट मिलता है। तो जैसे आपने बोला कि खराब में लास्ट 10 इयर्स में 10 से 11% था, जिसका सबसे कम रिटर्न था। तो 10 से 11% को हम खराब नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल, जो बात सही है कि जहां आपको एक बेहतर सुरक्षा मिल रही है, जहां रिस्क कम है, वहां कई बार ऐसा होगा कि जो रिटर्न का दायरा होगा वो भी चूंकि सुरक्षित होगा, तो हो सकता है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो कई बार, लेकिन वो कम से कम आपका नुकसान तो नहीं ही करेगा। ट्विंकल, एक चीज और समझना चाहेंगे। अगर हम इस साल को देखें तो इस साल 2022 में लार्ज कैप फंड्स का जो प्रदर्शन रहा है उसे किस तरह से आप आंकेंगी? करेक्ट। 2022 बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। तो इसमें मैं 2 या 3 फंड रिकमेंड करूंगी। एक है मिराई का असेट लार्ज कैप फंड, देन आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप फंड एंड कैनारा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट 10 साल में और लास्ट 5 साल में, जो आपके स्क्रीन पर है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। ये तीनों फंड के पास एक लेगेसी है जो 12 प्लस ईयर, 12 साल के ऊपर से ये फंड चल रहा है। इसका मतलब इन्होंने मार्केट की तेजी मंदी सब देखा है, फिर भी ये फंड ने ये वाले रिटर्न दिए हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी दर्शकों से कि आपको इक्विटी में टाइम देना पड़ेगा, लंबी अवधि देनी पड़ेगी ये रिटर्न्स देखने के लिए। तो इसमें से अगर आप देखो तो 2 फंड, मिराई और आईसीआईसीआई, ये लोग ने तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी इनका रिटर्न अगर आप देखोगे लास्ट 6 महीने का या 1 साल का, वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो अच्छा है, बट वो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। और इसमें एक और चीज है कि आपको 5 साल के ऊपर ये फंड्स को रखना पड़ेगा। वो ये रिटर्न जो 13%, 14%, 15% हम बात कर रहे हैं, या 12% भी बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ट्विंकल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अगर हम 2022 को देख रहे हैं और अब चूंकि 2022 ख़त्म होने जा रहा है, अब हमें भविष्य की ओर देखना होगा। 2022 जैसा आपने जिक्र भी किया कि वॉलेटाइल रहा और जो है वो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। 2023 को लेकर क्या नज़रिया आपका है लार्ज कैप फंड्स के हिसाब से? जैसे मैंने कहा कि 2014 में हमारा जीडीपी का रैंकिंग पूरे ग्लोबल में 10th था। अब हम 2022 तक 5वें तक पहुंचे हैं, और इसके आगे इंडिया स्टोरी आगे ही जाने वाली है। तो 2023 ही नहीं, मैं कहूंगी कि 2024, 25, 2030 तक अगर आप देखें तो आपको, अगर आपकी गवर्नमेंट के जो ये आ रहे हैं, जैसे पीएलआई स्कीम्स आ गया है, इससे आपको आपकी लार्ज कैप कंपनीज जो है, टॉप 100 कंपनीज को बेनिफिट होना है। बिकॉज वो लार्जेस्ट प्लेयर है, उनके पास बार्गेनिंग पावर है, उनके पास एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से अगर यही कंपनीज को रिसर्च करके प्रोफेशनल्स उसमें से 30 कंपनी उठाएंगे, तो उसका रिटर्न आपको नेक्स्ट 3 से 5 साल में या 2030 तक बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा। क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हो गया या फिर इन्फ्लेशन जो कम हो रहा है, ये इंडिया का स्टोरी अलग है जो दूसरे देशों की बात आज हम कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है और वो दिख रही है।
क्योंकि अगर आपका पर कैपिटा जो आपकी इनकम आपकी एफ्लुएंट क्लास बढ़ रही है, आपका डिमांड बढ़ रहा है, उसके वजह से आपकी सब कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी के कारण आपकी कंपनीज में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और अगर बढ़ोतरी देखनी है, ये स्मॉल कैप से भी कोई कंपनी लार्ज कैप आ सकती है, बट लार्ज कैप को तो इसमें फायदा होना ही है। और जब वहां पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं आपके लिए, आपके सब कंपनीज को स्टडी करके, वो 100 में से 30 कंपनीज को चूज करके उसमें डालने के लिए, तो ये आगे के लिए 2023 की नहीं, मैं थोड़े लंबी अवधि की बात करूंगी कि अगर इन्वेस्टेड रहे और आपने पेशेंस रखा तो आपको अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ट्विंकल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। एक निवेशक जिसे शायद इस पूरे सेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो निवेश के लिए उतर रहा है, तो उसे कितना हिस्सा अपने जो निवेश की राशि है उसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी अगर फंड्स की बात करें तो उनमें किस तरह से निवेशित होना चाहिए? हाँ, तो जब अगर ऑफ कोर्स अगर जब आप बोल रहे हो कि नया निवेशक, मतलब बेसिकली अगर उनकी एज पे डिपेंड करता है। अगर उनकी एज 30 से कम है या 35-40 में है, जब उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, एबिलिटी टू टेक रिस्क है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में भी आपको एलोकेशंस करने होंगे, जो आपने पूछा मुझे। इसमें से लार्ज कैप में अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है और आप अगर नए हो और आपको इक्विटी मार्केट के बारे में समझना है, तो आपको अपना थोड़ा ज्यादा पोर्शन उसमें लार्ज कैप में लगाना चाहिए। उससे आपको ज्यादा 18-20% शायद रिटर्न ना मिले, बट आपके नुकसान होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो आपके 20 से 25% या फिर आपके रिस्क पे है, ये हर निवेशक के ऊपर है, ये एक फॉर्मूला नहीं है। तो हर निवेशक के लिए अलग होगी उनके कमिटमेंट्स क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। बट ये बात तो तय है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको इक्विटी मार्केट्स को समझना है, आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लार्ज कैप कैटेगरी को ही चूज करना चाहिए। और यहाँ से आगे जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी होने वाली है, इसमें आपको इसका अच्छा खासा हिस्सा या अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। ट्विंकल, थोड़ा सा और एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। ये उन निवेशकों के लिए है जो शायद बहुत टेक्निकलिटीज़ में देखते हैं, हर डिटेल परखते हैं। तो एफआईआईज ने जब बिकवाली की, तो घरेलू निवेशकों ने बाजार के किस सेगमेंट में इस दौर में ज़्यादा फोकस किया? क्या लार्ज कैप में वो रुझान आपको नजर आया? लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस लार्ज कैप के अच्छे नहीं रहे हैं। तो जब एफआईआईस के निकल गए थे पैसे, तब हमारे इन्वेस्टमेंट्स वो ऑफ कोर्स लार्ज कैप में इतने नहीं हुए हैं, या फिर उनके परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे नहीं आए हैं। लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस अक्रॉस कैटेगरी मैं बात कर रही हूँ, बेंचमार्क को बीट करना हो या कुछ भी हो, तो वो एक चीज हमें देखने मिली है। बट अगर आगे जाके जो आप टेक्निकलिटीज या आप अच्छे से रिसर्च कर पाते हो, तो आपको आपका रिस्क लेने की आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी रिकमेंडेड है, जो आप लोग सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी, उसका एलोकेशन डिफर हो सकता है एक इंसान के दूसरे के पोर्टफोलियो से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने दी। और जाहिर सी बात है कि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि एक लंबी अवधि का जब निवेश करते हैं तो कोई साल बेहतर हो सकता है, कोई साल बहुत अच्छा हो सकता है, और कुछ साल ऐसे होंगे जहां पर आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन धैर्य जो है वो बाजार में बनाए रखना, यही सबसे बड़ी जो सलाह होती है वो दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ट्विंकल आपका, हमें समय देने के लिए और इस अहम विश्लेषण के लिए। अगले टॉपिक, अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के कुल खर्चों के